Namaste, welcome to History Mantra. Today we will study about the three major kingdoms that were present during the 750 AD to 12 AD. जो अर्ली मिडीवल फ्रेज है उसको हिस्टोरियन पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन का फ्रेज भी कहते हैं। इस समय में जो राज्य थे वो डिसेंट्रलाइज्ड हो गए थे, बड़े बड़े किंगडम्स टुकड़ों में बट गए थे। एंड एसेंशली इन सब का एक रीज़न था क्योंकि इस समय में सब लोगों को टेरिटोरियल एक्सपेंशन करने का दिल चाह रहा था, सब लोगों को अपना एम्पायर बनाने का मन कर रहा था। एंड जिसकी वजह से वो आपस में लड़ने भी लगे। इस समय में हम तीन मेजर किंगडम्स की बात करेंगे। गुज्जर प्रतिहार जो कि वेस्ट में है, पालास जो कि ईस्ट में है, एंड राष्ट्रकूटास जो कि डेक्कन या साउथ में है। इन तीनों के बीच में एक ट्रायंगल चलेगा जिसके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे, और ये आगे बहुत लड़ने भी वाले हैं। 200 साल तक की लड़ाइयाँ चलेंगी इन लोगों की। पहले जैसे मैंने अभी बताया, पालास ईस्टर्न में, गुज्जर प्रतिहार वेस्टर्न में, राष्ट्रकूटास डेक्कन में। एंड ये तीनों किंगडम्स रेफर की गई हैं अरब मर्चेंट्स द्वारा। अरब ने इन लोगों को अलग अलग नामों से बुलाया है, जैसे प्रतिहार को अल जजूर के नाम से बुलाया है, पालास को रहूम नाम से बुलाया है, राष्ट्रकूटा को बलहार नाम से बुलाया है। एंड इसको याद करने का एक शॉर्ट फॉर्म मैंने जो बनाया है वो ये है कि जी पी एंड राष्ट्र से मैंने उठाया एस, तो GPS। इफ एनीवन वांट्स टू लर्न लाइक दिस देन दे कैन लर्न कि GPS राष्ट्र से मैंने एस उठाया है, तो GPS के फॉर्मूले से मैंने इसे लर्न करने की कोशिश करी है। इस समय का मेजर रीज़न क्योंकि जिसकी वजह से ये रीजनल किंगडम बढ़ी वो था फ्यूडलिज्म। RS शर्मा ने बताया है कि 7th सेंचुरी के बाद इस जो ये लैंड ग्रांट वाला सिस्टम था, जो राजा अपनी भूमि दान में दे दिया करते थे, उसकी वजह से फ्यूडलिज्म का सिस्टम बढ़ता गया। ये लैंड ग्रांट 7th सेंचुरी से बढ़ते इतने बढ़ गए कि अलग अलग रॉयल चीफ्स, मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स, रॉयल फैमिली मेंबर्स और दूसरे सामंत को ज़मीनें दी जाने लगी। इन ज़मीनों को देने का जो ये लैंड ग्रांट्स थे, इन लैंड ग्रांट्स को कहा गया ब्रह्मदेय या अग्रहार। अग्रहार मेनली साउथ इंडिया में कहा जाता है। और बाद में सिर्फ लैंड नहीं, पूरे गांव, बड़े बड़े विलेजेस इन ब्राह्मण्स को दान में दे दिए जाने लगे, जिन्हें ब्रह्मदेय कहा जाता है। साउथ में इस तरीके के विलेजेस को मंगलम कहा जाता है। साउथ इंडिया में इनको मंगलम कहा जाता है। एंड इनका सिर्फ एक काम होता है, इनको जब भी सोल्जर्स की ज़रूरत पड़ती है, सोल्जर्स मेंटेन करके रखने पड़ते हैं, इनके फ्यूडेटरीज को सोल्जर्स मेंटेन करके रखने पड़ते हैं। एंड जब भी जो रूलर है, जो किंगडम का रूलर है, उसे अगर सोल्जर्स की ज़रूरत पड़ती है तो वो इनसे मदद ले सकता है। इन फ्यूडेटरीज का राजा के प्रति कोई भी लॉयल्टी नाम की चीज़ नहीं थी। हमेशा एक अपॉर्चुनिटी में रहते थे कि कब ये अपने आप को रूलर से अलग कर सके। इसमें सबसे पहले हम जिस डायनेस्टी की बात करेंगे वो राष्ट्रकूट डायनेस्टी होगी। राष्ट्रकूटा वर्ड राष्ट्र से निकला है। दे बिलोंग टू महाराष्ट्र इनिशियली। दे वर द फ्यूडेटरीज ऑफ चालुक्य ऑफ बदामी। ये इनके सामंत थे चालुक्य ऑफ बदामी के। ध्यान रखिए, चालुक्य ऑफ बदामी, बहुत सारे चालुक्य हैं, चालुक्य ऑफ वेंगी, वतापी, तो ये इनके सामंत है चालुक्यज ऑफ बदामी के। देन इनके फाउंडर हैं दंतिवर्मन। ये जैन धर्म मानते थे। एंड ये 973 AD तक रूल करते हैं। और जो लास्ट राष्ट्रकूट रूलर है वो कारा 2 है, सॉरी। इनका कंट्रीब्यूशन इस समय में बहुत बड़ा था क्योंकि ये बहुत ओपन माइंडेड थे। काफ़ी जो हमें लिबरलिज्म या प्रोग्रेसिविज्म वाली जो सोच दिखती है वो इन रूलर्स में दिखती है। ये सेक्युलर थे। इन्होंने संस्कृत को भी पेट्रनाइज किया, प्राकृत को भी पेट्रनाइज किया, कन्नड़ को भी पेट्रनाइज किया। उस समय रॉक कट आर्किटेक्चर अपनी चरण सीमा पे था, और अगर पनपा तो इन्हीं का है। कैलाशनाथ टेम्पल बाय कृष्णा 3। दिस इज द ब्यूटिफुल रॉक कट केव टेम्पल ऑफ कैलाशनाथ।
एंड एज यू कैन सी वेरी ब्यूटिफुली कार्व्ड, एक पत्थर को अंदर से कार्व करके मंदिर का रूप दिया गया है, एंड वेरी ब्यूटिफुल. इट वाज पेट्रनाइज्ड बाय कृष्णा वन. बुद्धिस्ट और जैन टेम्पल्स भी बनवाए गए, विच शोज द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस. इन्होंने वैष्णव धर्म को भी, शैव धर्म को भी सपोर्ट करते थे, एंड इन्होंने इवन इस्लाम को, जो उस समय रिलेटिवली लेसर नोन रिलीजन था, उसको भी इनकरेज किया, जिसकी वजह से काफ़ी सारे वेस्टर्न ट्रैवलर्स इनके किंगडम्स में आते हैं. देन वी विल टॉक अबाउट द पालास. पालास वर फाउंडेड बाय गोपाला. Their founder was Gopala, and they founded a city Odantipur in Bihar. He was elected by the people. ऐसा इसलिए कहा जाता है बिकॉज इनका जो बैकग्राउंड है वो किसी भी किंगडम से नहीं है. ये माना जाता है कि इन्होंने लोगों ने इन्हें खुद इलेक्ट किया है कि आइए हमें रूल कीजिए. लाइक गोपाल, ही वॉज द इलेक्टेड किंग. Gopal was succeeded by his son Dharampal, and the last Pala ruler was Rampal. ये है गोपाला. Then Dharampal, he was the son of Gopala. इन्होंने एक सोमपुर विहार भी बनाया, और जो स्ट्रगल कनौज के लिए स्ट्रगल शुरू होती है वो इनके टाइम में शुरू होती है. कनौज की स्ट्रगल हम आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे. जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है वो इन्हीं के द्वारा बनाई गई है. Very important for Buddhist religion. Then Devapala, he was considered as the most powerful Pala ruler. इन्हें सेकंड फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म भी कहा जाता है. इन्होंने 5 गांव दान में दिए एक नालंदा यूनिवर्सिटी को, मोनेस्ट्री, नालंदा में एक मोनेस्ट्री बनाने के लिए. एक्चुअली एक शैलेंद्र रूलर थे जो कि इंडोनेशिया से आए थे, बलदेव पुत्र. उन्होंने इनसे रिक्वेस्ट किया था कि मुझे एक मोनेस्ट्री बनाने है नालंदा में, तो इन्होंने उसको परमिशन दी थी बनाने के लिए, और इसके लिए उन्होंने 5 गांव दान में दिए थे, विच वॉज वेरी नाइस ऑफ हिम. देन महिपाल रिवाइव द पावर ऑफ पालास, एंड इनके समय में चोलास ने इनके ऊपर अटैक भी किया था, और ये इवेंट राजेंद्र तरुमल्लाई इंस्क्रिप्शन में भी रिकॉर्ड किया जाता है. विनायक पाल अगेन ही मेड 1000 टेम्पल्स इन द ऑनर ऑफ शिवा डेटी. शिव भगवान की प्रशंसा में इन्होंने 1000 शिव के मंदिर बनवाए. देवपाला का आप देख सकते हैं कहाँ से कंबोज से लेके यहाँ तक, एंड वेरी लार्जली ही एक्सपेंडेड पाला पावर. एंड गुज्जर प्रतिहार्स काफ़ी पीछे हो जाते हैं, राष्ट्रकूट भी काफ़ी पीछे हो जाते हैं. एंड दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी. दिस इज अ पिक्चर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी विच वॉज डिस्ट्रॉयड बाय बख्तियार खिलजी. देन contribution of Pala, the first and the very most contribution of the Pala will be in the religion and the cultural revival form in Eastern India. जिस तरीके से इन्होंने रिलीजन को पेट्रनेज किया है, कल्चर को बढ़ावा दिया है, वो अतुल्य है. दूसरा, बुद्धिज्म में जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है वो तो अपार अतुल्यनेस है. इट्स इनक्रेडिबल. Nalanda University, which became the mecca of Buddhist scholars in Southeast Asia, and Dharampal, he again patronized Vikramshila University, जिसे हमने अभी पीछे देखा. Then Pratihars, they were also known as Gujjar Pratihars. ये साउथ वेस्ट राजस्थान से और गुजरात से बिलोंग करते थे. इनका फाउंडर थे नागभट्ट. Nagbhat I was defeated the Muslim forces of Arab. Then Vatsaraj, ये रियल फाउंडर कहलाए जाते हैं. ध्यान रखिए, रियल फाउंडर हमेशा याद होना चाहिए. अगर आप ये बुक किसी MCQ के रेफरेंस के लिए पढ़ रहे हैं तो ये शॉर्ट इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. ही डिफीटेड धर्मपाल द पाला रूलर. ही डिफीटेड राष्ट्रकूलर ध्रुवा. देन नागभट्ट II. ग्वालियर इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि इन्होंने कनौज को कैप्चर कर लिया, धर्मपाल को हराया, राष्ट्रकूट किंग गोविंद III को हराया, सुल्तान वेंगा जो सिंध का गवर्नर था उसे हराया. मीर भोज, he was again very important. This is Mir Bhoj. He was again very important, and he revived the Pala power. Greatest Pratihar ruler. He ruled for 46 years. इनके टाइम पे मर्चेंट सुलेमान इनके एम्पायर में आते हैं.
एंड महेंद्रपाल वन, ही सक्सीडेड हिज फादर। इनके कोर्ट पोएट ने जो कि काफ़ी फेमस कोर्ट पोएट हैं राजशेखर, इन्होंने बुक लिखी देन पाइटाइट स्ट्रगल। ये 3 लोगों में होती है, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया 3 लोगों में होती है, GPS। मैंने ये एस इस राष्ट्रकूट से उठाया है। तो गुज्जर प्रतिहार से जो सबसे पहले राउंड फर्स्ट राउंड में कौन कौन लड़ता है, ये फर्स्ट राउंड है। फर्स्ट राउंड में जो लड़ते हैं प्रतिहार की तरफ से वो है वत्सराज। सेकंड राउंड में जो लड़ते हैं वो है फर्स्ट राउंड में लड़ेंगे पालस की तरफ से धर्मपाल, राष्ट्रकूट की तरफ से ध्रुवा। V, D एंड D, ये एमसीक्यूज में काफ़ी पूछा जाता है एंड वेरी फेमस क्वेश्चन कि ट्राइपाइटाइट स्ट्रगल में कौन कौन सी किंगडम्स लड़ती हैं आपस में, तो गुज्जर प्रतिहार एंड राष्ट्रकूट कौन कौन से। और अगर मैच करने के लिए पूछा जाता है तो एक साइड में ऐसे किंगडम्स दे देते हैं और दूसरी साइड में उनके किंग्स दे देते हैं, वत्सराज, धर्मपाल एंड ध्रुवा। आप ये याद रख सकते हैं। देन दिस वॉज द ट्राइंगल दैट वॉज मेड। This is the triangle that was made and it was only for Kannauj. It was only for the city Kannauj, जो कि ये रहा, यहाँ है। I hope you can see, यहाँ पे Kannauj। Then the conflict of the riches, ये simply उन वेल्थ के लिए लड़ाई थी और किसी भी चीज़ के लिए नहीं। ये इस समय में ये तीनों किंगडम्स एक दूसरे से काफ़ी लंबी और बिटर विवादों में जुड़ जाते हैं। द मेन कॉज was for Kannauj because it was a symbol of sovereignty and उसका सिर्फ sovereignty के लिए ही ये लड़ाई नहीं थी, क्योंकि वो एरिया काफ़ी फर्टाइल था। because of being in the regions of Ganga Valley, ये रीजन काफ़ी फर्टाइल था एंड काफ़ी प्रॉस्परस रीजन था ये। एंड द प्राइमरी रीजन था, ये मेन रीजन था, मेजर कॉज था। एंड दूसरा प्राइमरी रीजन था कि जो ये किंगडम्स थे इनके राजाओं को अपनी मिलिट्री को बढ़ाना था एंड विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वेल्थ। तो अपनी वेल्थ बढ़ाने के लिए इनके पास कोई और तरीका नहीं था अदर देन टू कैप्चर कनौज एंड अर्न अ लॉट ऑफ मनी। सो इसके लिए सबसे ज़्यादा जो टारगेटेड एरियाज थे वो थे टेम्पल्स। 2 रीजंस की वजह से सबसे ज़्यादा टारगेटेड किए जाते हैं। एक तो बिकॉज दे आर अ सिंबल ऑफ वेल्थ एंड दूसरे दे कंटेन्स अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, यू नो, क्योंकि उस टेम्पल्स को काफ़ी बढ़ा चढ़ा के इलेबोरेट तरीके से बड़े बड़े उसमें डेकोरेशंस करी जाती थी, पेट्रनेज और ग्रांट्स की जाती थी, तो जिसकी वजह से दे वर वेरी प्रॉस्परस एंड रिसोर्सफुल। तो इन 2 कारणों की वजह से टेम्पल्स पर काफ़ी अटैक किया जाता था। देन इंफॉर्मेशन जहाँ से हमें ट्राइपाइटाइट स्ट्रगल की मिलती है वो 3 जगह से मिलती है, उदय समुंदरी कथा से, संगर कॉपर इंस्क्रिप्शन से और ग्वालियर इंस्क्रिप्शन से। ये 200 साल पर चलने वाली एक बहुत लंबी स्ट्रगल है जो 8 AD से शुरू होती है और 10th AD तक आकर ख़त्म होती है। I hope you understand what I was going to teach you today. Thank you.